में रेलवे पुलिस ने बड़ी संख्या में कछुए बरामद किए। इन कछुओं को प्रतापगढ़ से मुंबई ले जाया जा रहा था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक लावारिस बैग में कुछ है, जिसके बाद पुलिस ने जब बैग को खोला तो उसमें 100 से ज्यादा कछुए मिले। उत्तराखंड के कई इलाकों में लगातार हुई बारिश के बाद निकली धूप भी सुकून लेकर नहीं आई। वहां कुछ जगहों पर पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुश्किलें फिर बढ़ा दी, जिसकी कुछ तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे से भी सामने आई, जहां से दिन में हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। वो रास्ता पहाड़ खिसकने से ठप पड़ गया। हुआ यूं कि अचानक हाईवे के किनारे मौजूद पहाड़ों का मलबा नीचे गिरने लगा। पहले तो मिट्टी के साथ छोटे छोटे पत्थर पहाड़ से खिसकते हुए सड़क की तरफ आते दिखे। पहाड़ से गिर रहे मलबे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो झरने से मटमैला पानी बह रहा हो। इतने में अचानक उसी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा लुढ़कता हुआ हाईवे पर आ गिरा। ये सब देखकर पहले ही कुछ लोग एहतियात बरतते हुए आगे नहीं बढ़े, जो घबरा गए। थोड़ी सांस ली ही थी कि पहाड़ का एक और बड़ा हिस्सा आकर सड़क पर गिर गया, जिसके बाद हाईवे पर मलबे का अंबार लग गया और आगे जाने का रास्ता बंद हो गया। सारे इलाके में धूल ही धूल उड़ने लगी। हो गया वही बंद। वहां से काफी देर तक थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरती रही। हालांकि बाद में हाईवे से मलबे को हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। लेकिन सिर्फ बद्रीनाथ हाईवे पर ही लोगों की परेशानी लोगों को नहीं उठानी पड़ी। पिथौरागढ़ में पहली बरसात के बाद हुई तबाही ने कई परिवारों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि उन जगहों पर ऐसे पहाड़ खिसके कि उन्होंने उनमें रहने वाले लोगों के सिर से छत ही छीन ली। पहाड़ों का मलबा ऐसा गिरा कि यह पता लगाना भी मुश्किल हो गया कि कभी वहां पर खुशहाल परिवार रहा करते थे। दीवार, दरवाजे, घर में मौजूद सामान सब कुछ मलबे में बदल गया। हालांकि इस बीच जिला प्रशासन ने ऐसे लोगों की मदद का भरोसा दिया। 3-4 दिन के अंदर उनको सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। केवल मकान ही नहीं, कई पुलों का इन घटनाओं के बाद नामो निशान तक नहीं बचा। सड़कों पर दरारें आ गई, कई जगहों पर रास्ते गायब हो गए और कहीं बचे भी तो इतने संकरे और उबड़ खाबड़ कि वहां से पैदल निकलना भी मुश्किल है। जहां तक नजर गई वहां तक तबाही का मंजर ही दिखाई दिया। कुछ इलाकों में तो पहाड़ों के खिसकने से लोगों को अपनों की जिंदगी बचाने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि मलबा फैलने से जगह जगह रास्ते बंद हो गए और मरीजों को अस्पताल तक ले जाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जिसकी कुछ तस्वीरें पिथौरागढ़ के ही एक इलाके से सामने आई, जहां पहाड़ के खिसकने के बाद सड़क के नाम पर संकरा और खतरनाक रास्ता बचा। वहां सड़क टूटकर खाई में गिर गई, जिसके बाद एक लड़का अपनी मां को पीठ पर लाद कर पैदल ही अस्पताल की तरफ दिक्कतों का सामना करते हुए बढ़ता रहा। अस्पताल पहुंचने के लिए उसे 8 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करना था। यानी एक तो मुश्किल हालात, फिर बीमार मां और फिर जान को खतरे में डालकर पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ना। एक तरफ पहाड़ थे तो दूसरी तरफ खाई। जरा सा पैर लड़खड़ाया नहीं कि एक नहीं 2 जानों पर बनाए। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी और सब चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी मां को अस्पताल पहुंचाया। वाराणसी में गंगा नदी के उफान पर आने के बाद कई मंदिरों में पानी घुस गया। जो मंदिर गंगा के किनारे हैं, उनके निचले हिस्सों में पानी घुसा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर है और इसके बाद प्रशासन भी बाढ़ को लेकर अलर्ट पर है और बाढ़ के हालात को देखते हुए शुरुआती तौर पर टीमों को हर स्थिति से निपटने के निर्देश दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देश के सभी राज्यों में 12वीं के नतीजे 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि कोर्ट ने सभी राज्यों के अलग अलग शिक्षा बोर्ड को 31 जुलाई तक 12वीं के नतीजे जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी शिक्षा बोर्ड को अगले 10 दिनों में नतीजे तैयार करने का फॉर्मूला सार्वजनिक करने का भी आदेश दिया। वहीं सीबीएसई की तरफ से पहले ही 12वीं के नतीजे 31 जुलाई तक घोषित करने का ऐलान किया जा चुका है। कोरोना की वजह से ज्यादातर राज्यों के शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी। दिल्ली में गंदे पानी के मुद्दे पर बीजेपी के नेता सड़कों पर उतर आए। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में कुछ लोगों ने गंदे पानी की सप्लाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन बीजेपी नेता विजय गोयल की अगुवाई में किया गया। महिलाओं के हाथों में यहाँ पर गंदे पानी की बोतल्स हैं। देखने से ये मालूम चल रहा है कि पीने लायक नहीं है। हाथों में गंदे पानी से भरी बोतलें, मटके और प्लेकार्ड लिए प्रदर्शनकारियों ने साफ पानी के लिए खूब नारेबाजी भी की। गंदे पानी की सप्लाई बंद करो, बंद करो। इसके साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ध्यान दिल्ली के लोगों की समस्या पर नहीं है। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड, यूपी, पंजाब इनके चुनावों की चिंता है। श्रीलंका दौरे की तैयारियों में जुटे युजवेंद्र चहल ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो दूसरे खिलाड़ियों के साथ जिम में कसरत करते नजर आए।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मिर्जापुर में अष्टभुजा माता मंदिर में पूजा की। मुंबई में वेल के अंदर से निकलने वाली एम्बरग्रीस यानी वॉमिट गोल्ड को बरामद किया गया। इसकी कीमत करीब 8 करोड़ रुपए आंकी गई। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि इस वॉमिट गोल्ड का इस्तेमाल परफ्यूम, दवाइयों और शराब बनाने में होता है, जिसकी ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों में काफी मांग है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सड़क हादसे में एक लड़के की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। उन्होंने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बताया गया कि डंपर की चपेट में आने से लड़के की मौत हो गई थी, जिसके बाद लोग भड़क गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना के पूरी तरह लौटने से पहले वहां का सुरक्षा बल तालिबान का नामो निशान मिटाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। उसके इस ऑपरेशन में अब तक तालिबान के दर्जनों आतंकी मौत की नींद सो चुके हैं। जिसकी सामने आई एक तस्वीर में अफगानिस्तान के उरुज़गान में सुरक्षा बल के जवान तालिबान का काम तमाम करने के लिए पूरे एक्शन में नजर आए। वहीं तालिबान के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन की आसमान से ली गई तस्वीरों में तो आतंकी कीड़े मकोड़ों की तरह तड़प तड़प कर मरते दिखे। तस्वीरों में जैसे ही आतंकियों के एक ठिकाने पर एयर स्ट्राइक होती दिखी, उनमें भगदड़ मच गई। जान बचाने के लिए वो इधर उधर भागने लगे, लेकिन भागने के बाद भी वो अफगान सुरक्षा बल के हत्थे चढ़ ही गए। यहाँ तक कि घने जंगलों में छिपकर बैठे आतंकी भी अफगानिस्तान की सेना से बच नहीं पाए। लेकिन सुरक्षा बल की धुआंधार कार्रवाई के बावजूद अफगानिस्तान के सिर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि जब से अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से निकलनी शुरू हुई है, तब से वहां हिंसा बढ़ी है और बीते कुछ हफ्तों में तो तालिबान ने उत्तरी अफगानिस्तान के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया है। तालिबान का दावा तो यहां तक है कि मई से अब तक 2 महीने से भी कम वक्त में अफगानिस्तान के 90 जिलों पर अधिकार जमा चुका है। खुद अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट है कि जैसे ही उसके सभी सैनिक अफगानिस्तान छोड़ देंगे, उसके 6 महीने के अंदर ही वहां सरकार गिर सकती है और राजधानी काबुल तालिबान की गिरफ्त में आ सकती है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, रूस के रक्षा मंत्री ने भी अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से निकलते ही वहां गृह युद्ध छिड़ने का अंदेशा जताया है। दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में डीटीसी की क्लस्टर बस ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद क्लस्टर बस का चालक मौके पर बस को छोड़कर फरार हो गया, तो वहीं सराय रोहिल्ला थाना पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। कुल 3-4 लोग थे। मैं गाड़ी लेके आ रहा था। अब ये बस वाला बहुत तेजी में आ रहा था। इसका कोई वो नहीं, का पी के चला रहा है, कैसे चला रहा है ये नहीं पता, और इतनी ब्रेक कंट्रोल नहीं कर पाया इसकी। पब्लिक थी इसमें कम से कम 15 या 20-25 जने थे खाली। इसी कारण वो पब्लिक भी पहले उतर गई, वो भग गई जब उतर थे। उत्तराखंड में चमोली जिले के बैनौली गांव के लोग वहां हुई बारिश के बाद से दहशत में रहने को मजबूर हैं। वजह है गांव का नदी किनारे बसा होना। उन्हें डर है कि ज्यादा पानी बरसने पर पूरा का पूरा गांव नदी में डूब जाएगा, क्योंकि इस बार वहां जो बारिश हुई उसमें पूरे गांव को खाली करा लिया गया। वहां बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ने से आने जाने का जो रास्ता था वो भी पानी में समा गया। बारिश में एक परिवार के मकान का बड़ा हिस्सा नीचे गिर गया। इन हालात में उन लोगों का अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ जस का तस छोड़कर वहां से भागना मजबूरी बन गया। पूरा का पूरा गांव खाली करा दिया गया है। ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये छत पूरी की पूरी नीचे आ चुकी है, क्योंकि जो मकान था वो पानी में बह गया। गांव वालों को वहां के एक सरकारी स्कूल में शिफ्ट किया गया, जहां पर गुजारा करना मुश्किल है। गांव पूरी दहशत में जी रहा है और लोग ऐसी मजबूरी में जी रहे कि लोग वहां भी लाइट की व्यवस्था नहीं हो पा रही। जिस दिन बारिश के बाद ऐसे हालात बने, अपने घर को छोड़ने से पहले लोग जितना सामान वहां से समेट कर ले जा सकते थे वो वहां से ले गए। लेकिन ये सब कितना मुश्किल था, गांव वालों ने आप बीती सुनाई। रास्ता इधर से वो तो बह चुका था, आने का कोई रास्ता था नहीं। फिर हम जैसे तैसे कर यहाँ से निकले। वहां मौजूद ज्यादातर मकानों के अंदर के हालात देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन लोगों पर आफत टूटकर पड़ी उन पर क्या बीती होगी। अब वो वहां लौटने की आस भी छोड़ चुके हैं। गाँव वालों का सामान उनके मकानों में तितर बितर पड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ग्रीस और इटली के लिए रवाना होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से ग्रीस और इटली के दौरे पर जा रहे हैं। ग्रीस में विदेश मंत्री अपने समकक्ष के साथ 25 और 26 जून को बातचीत करेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री इटली के लिए रवाना होंगे, जहां वो G20 मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज सोशल मीडिया के जरिए छात्रों से संवाद करेंगे। इस दौरान वो छात्रों के 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। पहलवान सुशील कुमार की 24 जून को न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज उन्हें दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुशील कुमार पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 साल के पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में आज नारदा स्टिंग मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई होगी। ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के नारदा स्टिंग केस में हलफनामा दाखिल करने के लिए इजाजत नहीं देने के आदेश को चुनौती दी है। मध्य प्रदेश के सिवनी में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बढ़े हुए बिजली के बिलों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली ऑफिस के बाहर सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के लोगों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और बढ़े हुए बिजली बिल वापस लेने की मांग की। छोटे गरीब दुकानदारों का बिजली बिल वापस लिया जाए और जो घरेलू उपभोक्ता हैं, जो परेशान रहे, जो गरीब हैं, उनके बिलों को किस्तों में जमा कराया जाए। बिहार के दरभंगा में हुए पार्सल बम ब्लास्ट मामले में एनआईए की लखनऊ यूनिट ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आज लखनऊ से एनआईए की 6 सदस्यों वाली टीम ब्लास्ट की जांच के लिए दरभंगा जाएगी। बिहार के छपरा से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक शादी समारोह में शामिल हुए कुछ लोगों के लिए मौज मस्ती इतनी जरूरी हो गई कि उन्होंने नाइट कर्फ्यू के नियमों को तोड़ने में भी देर नहीं लगाई। बीती रात हुई शादी में मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें डांसर के साथ नाचने के लिए कई लोग बेताब दिखे। उन्होंने इस बात की भी फिक्र छोड़ दी कि कोरोना नियमों को तोड़ना उनकी जान पर भारी पड़ सकता है। उन्हें देखकर तो ऐसा लगा मानो कोरोना वायरस बीते कल की बात हो। डांस तो डांस, शादी में शामिल एक शख्स के हाथ में पिस्तौल भी दिखी, जिसे वो शान से लहराता दिखाई दिया। मौज मस्ती में इन लोगों ने कोरोना से बचने के लिए मास्क भी नहीं लगा रखा था और एक दूसरे से ऐसे चिपके जा रहे थे मानो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को ये जानते ही ना हो। राजस्थान के दौसा से एक रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रक सड़क पर बने डिवाइडर को तोड़ता हुआ हादसे का शिकार हो गया। बताया गया कि ट्रक के ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिस वजह से वो सड़क पर मौजूद डिवाइडर को नहीं देख पाया और सीधे उससे टकरा गया। सामने आई सीसीटीवी वीडियो में वो ट्रक आगे बढ़ता दिखाई दिया, लेकिन डिवाइडर के सामने आने के बाद भी रास्ता नहीं बदला। वो सीधा डिवाइडर पर चढ़ गया। ट्रक की रफ्तार तेज थी और वो डिवाइडर को काफी दूर तक तोड़ता हुआ चला गया। इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर घायल हो गया, जबकि ट्रक को भी काफी नुकसान पहुँचा। दिल्ली के पास हरियाणा के झज्जर से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कूलर की एक फैक्ट्री में अचानक इतनी भीषण आग लग गई कि देखने वालों के होश उड़ गए। हालांकि आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन उसे बुझाने वालों के हाथ पांव फूल गए। फैक्ट्री से उठती लपटों से डर इस बात का था कि वो आसपास मौजूद दूसरी इमारतों को भी अपनी चपेट में न ले लें। वहां से निकल रहे धुएं ने तो जैसे पूरे इलाके पर अपना कब्जा जमाने की ठान ही ली हो। चारों तरफ फैले धुएं को देखकर लोग घबरा गए। धीरे धीरे फैक्ट्री के बाहर भीड़ जुटने लगी। इस बीच फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी इस तरह चारों तरफ फैल गए कि फैक्ट्री का ऐसा कोई हिस्सा न रह जाए जहां से चिंगारी के शोले में बदलने के आसार फिर बन जाएं। आखिरकार उन्होंने काफी देर की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया, लेकिन तब तक काफी सामान जलकर राख हो चुका था। मध्य प्रदेश के गुना से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक निजी बैंक के कर्मचारियों पर एक परिवार के साथ मारपीट का आरोप लगा। बताया गया कि परिवार के मुखिया ने बैंक से 3 लाख का लोन लिया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो समय पर किस्त नहीं जमा कर पाए, जिसके बाद बैंक के कर्मचारी उनके घर पर आ धमके और जमकर मारपीट की। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग मारपीट करते नजर आए। वीडियो में कुछ लोग एक आदमी को जमकर पीटते नजर आए। मारपीट के दौरान वो आदमी सड़क पर गिर पड़ा। हंगामा होते देख कुछ लोग बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन हमलावरों के तेवर देख उन्हें पीछे से हटना पड़ा। हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। परिवार की महिलाओं ने जब बीच बचाव की कोशिश की तो उन्हें भी निशाना बनाया गया। अचानक हुए इस हमले से वो परिवार बुरी तरह से सहम गया। ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। जमकर मारपीट करने के बाद वो लोग वहां से फरार हो गए। बाद में परिवार ने पुलिस में आरोपी बैंक कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। नंदीग्राम केस में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की जज के साथ तीखी बहस हुई। न्यूज़ 18 की आशिका सिंह की रिपोर्ट है कि ममता बनर्जी की ओर से मांग की गई थी कि मामले की सुनवाई जस्टिस कौशिक चंद्रा की बेंच न करे और इस केस को हाईकोर्ट दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दे।
इस बारे में ममता बनर्जी की ओर से दलील देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जज कौशिक चंद्रा बीजेपी की लीगल टीम में रहे, इसलिए उन्हें इस बेंच से न्याय नहीं मिल सकता। जिसके बाद कौशिक चंद्रा ने सिंघवी से पूछा कि क्या उन्हें बीजेपी के संघीय ढांचे की जानकारी है, जिस पर ममता की पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बीजेपी में उनके कई दोस्त हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में नंदीग्राम के चुनावी नतीजे को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की थी और आरोप लगाया था कि वहां चुनाव में धांधली की गई, जिसके बाद इस याचिका पर सुनवाई के लिए जस्टिस कौशिक चंद्रा की सिंगल बेंच बनाई गई। लेकिन ममता की ओर से दलील दी गई कि कौशिक चंद्रा बीजेपी से जुड़े थे, इसलिए वो पक्षपात कर सकते हैं। मुंबई के पास नाला सोपारा से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई की। बताया गया कि उस लड़के की दूसरे गुट के लोगों से किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए उन लोगों ने उस लड़के को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। सामने आए वीडियो में कई लोग एक लड़के को पीटते दिखे। इस दौरान वो लड़का लगातार छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन हमलावरों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने उसकी पिटाई जारी रखी। एक आदमी तो उस पर बुरी तरह डंडे बरसाता दिखाई दिया। हमलावरों ने मारपीट का वीडियो बनाकर लड़के के पिता को भेज दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मारपीट करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की और उनकी तलाश शुरू कर दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के सीएमडी मुकेश अंबानी ने 5G तकनीक वाला जियो का नया फोन लॉन्च करने का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने इस एजीएम में कोरोना संकट के दौरान कंपनी की उपलब्धियों को भी गिनाया और बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में कंपनी का मुनाफा 53,000 करोड़ से भी ज्यादा रहा। जिस 5G फोन को लॉन्च करने का ऐलान इस एजीएम में किया गया, उसे जियो ने गूगल के साथ मिलकर बनाया है। इस फोन को जियो फोन नेक्स्ट नाम दिया गया है। Jio Phone Next is powered by an extremely optimized version of the Android operating system that has been jointly developed by Jio and Google, specially for the Indian market. इसके अलावा मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रीन एनर्जी मेगा प्लान का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि कंपनी इस योजना पर काम भी शुरू कर चुकी है। I am happy to inform you that we have started work on developing the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex on 5,000 acres in Jamnagar. कंपनी की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने ये भी बताया कि पिछले एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करीब 75,000 नई नौकरियां दी हैं। और बहुत जल्द कंपनी के ग्लोबल प्लान का ऐलान भी किया जाएगा। इस एजीएम में जिस 5G फोन को लॉन्च किया गया, वो 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन से बाजार में मिलने लगेगा। बताया गया कि जियो फोन नेक्स्ट सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा और इस फोन में गूगल और जियो के सभी ऐप काम करेंगे। इसके अलावा एजीएम में मुकेश अंबानी ने बताया कि गुजरात के जामनगर में कंपनी का जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट बन रहा है, उस पर अगले 3 साल में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज वैल्यू चेन पार्टनरशिप और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में करीब 15,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। एनएचआरसी की टीम ने बंगाल के बसीरहाट में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच की। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बसीरहाट इलाके में एनएचआरसी की टीम ने विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच की। इस दौरान टीम के लोगों ने पुलिस अधिकारियों से बात की। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर एनएचआरसी की टीम कई राज्यों के अलग अलग जिलों में जाकर चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच कर रही है। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फिसलकर गिरे एक यात्री की आरपीएफ कांस्टेबल ने जान बचा ली। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो यात्री चलती ट्रेन से उतरने के चक्कर में प्लेटफॉर्म पर गिरता दिखाई दिया। उसकी जान पर तब बन आई जब वो ट्रेन के साथ घिसटने लगा। हालांकि आरपीएफ के कांस्टेबल की वजह से उसकी जान बच गई। बिहार के वैशाली में बिजली नहीं आने से नाराज महिलाओं ने आरजेडी विधायक मुकेश रोशन के काफिले को रोककर जमकर हंगामा किया। यही नहीं, उन लोगों ने सड़क पर आगजनी भी की। हालांकि बाद में विधायक के समझाने और बिजली बहाल करने का भरोसा मिलने के बाद महिलाएं शांत हो गईं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के नजदीक कोस्ट गार्ड के जवानों ने गंगा वन नाम के एक डूबते जहाज पर सवार 9 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। बताया गया ये जहाज 22 जून को दोपहर करीब 1:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से रवाना हुआ था और अगले दिन 23 जून को हुड पे पहुंचना था, लेकिन रास्ते में भारी बारिश की वजह से जहाज डूबने लगा। बिहार के खगड़िया में चोरी के आरोप में एक लड़के की कुछ लोगों ने बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में लड़के पर कुछ लोग लात घूंसे बरसाते दिखे और वो लड़का हाथ जोड़कर उनसे छोड़ देने की गुहार लगाता रहा। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
झारखंड के धनबाद में एक बैग की दुकान में अचानक आग लग गई। फौरन फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी वहां कोई नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पाकिस्तानी फौज और अफगान तालिबान के बीच गठजोड़ की पोल खोलने वाला एक वीडियो सामने आया। पाकिस्तान हमेशा से दुनिया के सामने ये झूठ बोलता आया है कि तालिबान के लड़ाकों को उसका जरा भी समर्थन नहीं। लेकिन न्यूज 18 के हाथ लगे एक्सक्लूसिव वीडियो में तालिबान के लड़ाकों का काफिला पाकिस्तान के झूठ से नकाब हटाने वाला है। ये वीडियो 14 जून का बताया जा रहा है, जब पाकिस्तान के क्वेटा के पास कुचालक चेक पोस्ट से तालिबान के आतंकियों का काफिला निकला। दावा किया जा रहा है कि ये काफिला पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर के बलूचिस्तान क्वेटा बॉर्डर का है। बॉर्डर की चेक पोस्ट से निकले काफिले पर तालिबान के झंडे भी दिखे और साथ में हथियार भी दिखे। एक और वीडियो भी न्यूज 18 को मिला जो हेलमंद का बताया जा रहा है। यहाँ अफगानिस्तान के सुरक्षा बल का हेडक्वार्टर था, लेकिन अब इस पर तालिबान के आतंकियों का कब्जा हो चुका है, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मध्य प्रदेश के नीमच से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां सरपंच के अपहरण से नाराज समर्थकों ने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया। 23 जून को वहां की एक पंचायत के सरपंच को सरेआम अगवा कर लिया गया था, जिससे उनके समर्थक भड़क गए और उन्होंने आरोपी के घर पर हमला बोल दिया। जवाब में दूसरी तरफ के लोगों ने भी मोर्चा संभाल लिया। देखते ही देखते वहां जोरदार हंगामा शुरू हो गया। इससे पहले अगवा हुए सरपंच के समर्थकों ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। वहां से सामने आई तस्वीरों में गांव के बच्चे और बुजुर्ग भी लाठियां लेकर आगे बढ़ते दिखाई दिए। इन सभी को पहले से खड़ी गाड़ियों और ट्रकों में लादा गया और फिर ये सभी लोग आरोपी के गांव की तरफ बढ़ने लगे। आरोपी के घर पहुंचते ही इन लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। जमकर पथराव भी किया गया। इस हंगामे में दोनों तरफ के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर की पार्टियों के नेताओं के बीच करीब 3.5 घंटे तक बात हुई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे करीब 2 साल हो चुके हैं और केंद्र सरकार की कोशिश है कि वहां विकास के नए रास्ते खुलें। और इसी कोशिश को कामयाब बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं से बात की। इस बैठक में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के अलावा कांग्रेस की ओर से गुलाम नबी आजाद भी बैठक का हिस्सा बने। इन सभी नेताओं ने करीब 3.5 घंटे तक जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। उसके बाद अब नेताओं का निकलना शुरू हो गया। सबसे पहले उपराज्यपाल निकले, उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब तमाम गाड़ियों में निकल रहे हैं लोग। बैठक खत्म होने के बाद बाहर आए नेताओं ने बताया कि सभी पार्टियों की ओर से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई गई। स्टेटहुड, मुकम्मल स्टेटहुड, जिसमें गवर्नर हो, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ना हो और जैसे पावर्स थी उसकी पहले वो देनी चाहिए। थोड़ी ही देर बाद गृह मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही नहीं, इस बैठक के बाद वहां विधानसभा चुनाव का रास्ता भी साफ होता दिख रहा है, जिसके लिए सभी पार्टियों की राय एक होने की खबर है। पता चला कि बैठक में डीडीसी चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव कराने पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव तभी मुमकिन है जब परिसीमन लागू हो। जिसके बाद बैठक में मौजूद सभी पार्टियों ने परिसीमन पर सहमति दे दी, यानी कि अब वहां चुनाव की राह आसान हो गई। सभी पार्टियां ये चुनाव के पक्ष में थी और जल्द चुनाव कराने में पक्ष में थी। खबर है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री ने केंद्र और जम्मू कश्मीर के बीच सही तालमेल बिठाने पर बात की और कहा कि उन्हें खुशी है कि बैठक में सभी नेताओं ने बेबाकी से अपनी बात रखी। यही नहीं, खबर है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दिल्ली की दूरी के साथ साथ दिल की दूरी भी मिटाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने चर्चा पर खुशी जताई और इसे जम्मू कश्मीर के बेहतर भविष्य की ओर बड़ा कदम बताया। यही नहीं, उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बात की और कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सब साथ मिलकर काम करें तो राज्य की जनता के हित में होगा। उन्होंने घाटी के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने पर भी जोर दिया और समाज के हर तबके के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने पर जोर दिया। लेकिन इस बैठक से पहले जम्मू में महबूबा मुफ्ती और गुपकार गठबंधन की पार्टियों का विरोध होना शुरू हो गया। महबूबा के पाकिस्तान राग पर भड़के डोगरा फ्रंट ने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया और महबूबा के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने उनका एक ऐसा पोस्टर लगाया जिसमें वो जेल की सलाखों के पीछे दिखी। प्रधानमंत्री के साथ आज आल पार्टी की मीटिंग जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में होने वाली है। उससे पहले महबूबा का जो पाकिस्तान के प्रति बयान आया था उसे लेकर डोगरा फ्रंट की ओर से जम्मू में प्रदर्शन किया जा रहा है। डोगरा फ्रंट ने एक दिन पहले महबूबा को पाकिस्तान भेजने की बात कहते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया था और अब उसने उन्हें तिहाड़ जेल भेजने की बात कह दी।
आपसे बड़ी हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है, इन पर सर्जिकल स्ट्राइक करो, इनको तिहाड़ जेल भेजो, खास करके महबूबा मुफ्ती को। इस बीच जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने भी प्रदर्शन किया। वो इस बात से नाराज दिखे कि उन्हें पीएम से मिलने क्यों नहीं बुलाया गया। अगर भारत सरकार ये बोलती है कि कश्मीरी पंडित स्टेक होल्डर है जम्मू कश्मीर का, वो भी एक हिस्सा है, इस हिस्से को क्यों नजरअंदाज कर दिया गया है? प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले महबूबा मुफ्ती अपने उस बयान पर घिर गई थीं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत की थी। और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद उन्होंने फिर से पाकिस्तान राग अलापा और आर्टिकल 370 हटाने का विरोध करते हुए उससे बातचीत की बात कर दी। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तेवर भी बैठक के बाद तीखे नजर आए और उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 हटाने का विरोध जारी रखा। अगर जम्मू कश्मीर, अगर वाकई 5 अगस्त का फैसला जो 5 अगस्त को जो पार्लियामेंट में हुआ, उसका मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ मिला दिया जाए, तो फिर ये जो हमें अलहदा करके हमारा डिलिमिटेशन हो रहा है, तो फिर ये तो 5 अगस्त को डिफीट करता है। दूसरी तरफ इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किए और इस बैठक को जम्मू कश्मीर के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और साथ में यह भी लिखा कि कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए तेजी से परिसीमन कराया जाएगा ताकि जल्द चुनाव हो और चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर को मजबूत बना पाए। सतना से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जहां नशे में धुत एक होमगार्ड जवान को लोगों ने जमकर पीटा। आरोप है कि उसने एक नाबालिग से छेड़छाड़ की कोशिश की, जिसके बाद उसे बस स्टैंड पर ही जमकर पीटा गया। जवान नशे में इस कदर चूर था कि उसे इस बात का भी ख्याल नहीं था कि उसने वर्दी की शर्ट उतार रखी है। नाबालिग और उसकी मां ने इस होमगार्ड के जवान को थप्पड़ों और लातों से पीटा, जिसके कारण वहां बाकी मुसाफिरों की भी भीड़ जमा हो गई। गुस्से से भरी भीड़ और महिला के थप्पड़ों से डरा जवान बार बार माफी मांगता दिखा, लेकिन महिला के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दरभंगा धमाके में बड़ी खबर, यूपी के शामली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की यह खबर है। बड़ी खबर यह है कि यूपी एसटीएफ ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, दरभंगा धमाके में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। यूपी के शामली में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के शामली से इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके हाथ इन ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, दरभंगा में स्टेशन पर पार्सल में ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद से उस पूरे मामले की जांच एटीएस कर रही थी और इसी दौरान यह पता चला कि जिस पार्सल पे जो नंबर लिखा गया था वो शामली के रहने वाले एक युवक के नाम पर है, या फोन नंबर, और उसके बाद यूपी एटीएस भी पूरे मामले की जांच कर रही थी। इसी दौरान यह पता चला कि शामली जिले के कैराना इलाके के रहने वाले हैं हाजी कासिम और मोहम्मद कफील, जो रिश्ते में बाप और बेटा लगते हैं। इन्हीं के नाम पर यह मोबाइल नंबर था, जिसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम पहुंची थी और इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे हो सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी एटीएस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस जांच का जिम्मा एनआईए को दे दिया गया है, क्योंकि यह धमाका जब हुआ था उसके बाद से शुरू दौर में यह माना जा रहा था कि छोटा धमाका है, लेकिन जिस तरह से जांच आगे बढ़ी और एक के बाद एक खुलासे हुए, उसमें सीधे तौर पर यह पूरा मामला विदेश से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। और सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक इसी नंबर से, जो पार्सल पर नंबर लिखा गया था, इससे लगातार पाकिस्तान से भी बात की जा रही थी, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी और अभी 2 लोगों को शामली के कैराने इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। शुक्रिया। यूपी के मुरादाबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 पक्षों के बीच जिला अस्पताल परिसर में खूनी संघर्ष छिड़ गया। बताया गया कि अस्पताल में भर्ती मरीज के साथ आई एक लड़की से एक लड़का बातचीत करने पहुंचा, लेकिन जब लड़की के रिश्तेदारों ने उसे रोका तो वो भड़क गया।
और अपने साथियों को वहां बुलाकर उस लड़की के रिश्तेदारों पर टूट पड़ा। सामने आई एक तस्वीर में एक लड़के को सड़क पर पटककर कुछ लड़के लात घूंसों से पीटते दिखे। वो लड़की भी बीच बचाव करती दिखी, लेकिन उसे भी धक्का देकर गिरा दिया गया। इसके बाद तो अस्पताल परिसर कुछ वक्त के लिए अखाड़े में तब्दील हो गया। लड़की के कुछ रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए और फिर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसी तरह काफी देर तक दोनों तरफ के लोग लड़ते रहे। बवाल को शांत करने के लिए एक पुलिस वाला भी आया, लेकिन उसकी एक नहीं चली और उसके सामने ही दोनों गुट एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटते रहे। इस बीच वो लड़की दोनों पक्षों को अलग करने की कोशिश करती रही। हालांकि करीब 1 घंटे बाद सभी हमलावर अस्पताल से चले गए। खबर है कि मारपीट की शिकायत के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। मध्य प्रदेश के रायसेन से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां कुछ लोगों ने खाने के पैसे देने पर हुए विवाद में होमगार्ड के 2 जवानों की पिटाई कर दी। इस पूरी घटना को वहां से गुजर रहे किसी आदमी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें कुछ लोग सड़क पर खड़े होमगार्ड के उन जवानों पर हमला करते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सबसे पहले वर्दी में खड़े एक जवान को निशाना बनाया गया और उन लोगों ने उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी और इसी बीच वो खुद को किसी तरह से बचाते हुए वहां से निकल गया। इसके बाद उसके साथी को भी हमलावरों ने पकड़ लिया और फिर उसे सड़क के किनारे गिराकर पीटने लगे। लात घूंसों से उन पर इतने वार किए गए कि वो थोड़ी देर तक उठ भी नहीं पाया। आरोप है कि जिस रेस्टोरेंट में खाने के पैसे पर यह विवाद हुआ था, ये सभी बदमाश उसके जानने वाले थे।